नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नगर परिषद द्वारा आयोजित भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया चढ़ी हंगामे की भेंट। सभापति और उप सभापति ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 फरवरी को आएंगे हनुमानगढ़। दौरे को लेकर भाजपा ने शुरू की तैयारियां। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मणी रियार ने टाउन स्थित वार्ड 32 में किया जनता क्लिनिक का लोकार्पण। नगर परिषद पर भूखंड नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतने का आरोप। जांच की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव अराइयावाली ढाणी में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने घर में घुसकर परिवारजनों पर किया हमला। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद द्वारा जंक्शन के उप कार्यालय में आयोजित भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया हंगामे की भेंट चढ़ गई। इस दौरान सभापति ने उप सभापति पर अपने समर्थकों से फेक बोली दिलवाकर शहर के विकास को अवरुद्ध करवाने का आरोप लगाया। नगर परिषद की ओर से बुधवार को जंक्शन स्थित उप कार्यालय में शुरू की गई भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया हंगामे की भेंट चढ़ गई। फलस्वरूप बोली को निरस्त करना पड़ा। यह नौबत तब आई जब कई भूखंडों की फेक बोली की शिकायतें मिलने की बात कही गई। विशेष बात यह रही कि नीलामी प्रक्रिया में मौजूद नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने मंच के माध्यम से ही उप सभापति अनिल खिच्चड़ पर अपने परिचितों के माध्यम से फेक बोली लगवाने के आरोप लगाए। इससे मामला गर्मा गया और 2 भूखंडों की बोली लगने के बाद सभापति ने नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने की घोषणा कर दी। सभापति गणेश बंसल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नगर परिषद की ओर से मंगलवार व बुधवार को जंक्शन स्थित उप कार्यालय में आवासीय व वाणिज्यिक भूखंडों की नीलामी की गई। पहले दिन मंगलवार को 18 करोड़ 60 लाख रुपए के भूखंड विक्रय किए गए। बुधवार को भी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ बोलीदाताओं की ओर से अचानक अप्रत्याशित रूप से बोली चढ़ाकर लगाने से भूखंडों की नीलामी आगे नहीं बढ़ पाई। मौके पर मौजूद इच्छुक खरीदार उन्हें कुछ व्यक्तियों की वजह से निराशा हाथ लगी। नगर परिषद को भी कानूनी कारणों से इस बोली को निरस्त करना पड़ा। सभापति ने कहा कि भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की ओर से शिकायत किए जाने की भी बात सामने आई है, लेकिन क्या शिकायत की गई है इसकी अभी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि फाल्स बोली की प्रक्रिया विचाराधीन है। 3 दिन का समय 15% राशि जमा करवाने का है। अगर 15% राशि जमा नहीं होगी तभी पता चल पाएगा कि किसकी ओर से फाल्स बोली दी गई है। सभापति ने सीधे तौर पर कहा कि नगर परिषद उप सभापति अनिल खिच्चड़ की ओर से यह सारी प्रक्रिया करवाई जा रही है। वे ही अपने गाँव के व्यक्तियों व रिश्तेदारों के जरिए फेक बोली लगवाने का काम कर रहे हैं। यह सब शहर के विकास को अवरुद्ध करने की साजिश हो रही है। दूसरी तरफ उप सभापति अनिल खिच्चड़ ने सभापति बंसल की ओर से उन पर लगाए गए इन आरोपों को निंदनीय बताते हुए कहा कि उनका बोली में किसी तरह का कोई रोल नहीं है। हाँ, यह हो सकता है कि बोली में हिस्सा लेने वाले उनके जानकार या परिचित हों, लेकिन आज से पहले भी उनके जानकारों ने बोली में हिस्सा लिया है। समय सभापति के भी मित्र जानकार रिश्तेदार बोली में हिस्सा लेते आए हैं। अगर कोई फेक बोली दे रहा है तो पूर्व में भी फेक बोलियां दी गई होंगी। यह भी हो सकता है कि फेक बोली लगवाने के पीछे का कार्य भाजपा कर रही हो, या फेक बोली लगाने वालों ने अपनी व्यक्तिगत रंजिश के लिए यह सब किया हो। उन्होंने कहा कि सभापति यदि उनका नाम ले रहे हैं तो उन्हें बेवजह घसीटने वाली बात है, जबकि उनकी तरफ से इस तरह से कोई बात नहीं है। उप सभापति अनिल खिच्चड़ ने कहा कि उन्हें विधायक का चुनाव नहीं लड़ना और न ही विधायक बनना है, जबकि सभापति की महत्वाकांक्षा विधायक बनने की है। वे विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा यदि सभापति उनके बारे में इस तरह की बात कहते हैं तो मुझे खुद शर्म महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभापति के साथ भाजपा के राज में 4 साल लड़ाई लड़ी, उनका हमेशा सहयोग किया। अब 3.25 साल से सभापति बंसल शासन चला रहे हैं। इन 3.25 सालों में 250 करोड़ की बोलियां करने की बात कही जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 250 करोड़ रुपए की बोलियों में मैंने टांग नहीं अड़ाई तो आज मेरे पास ऐसी क्या पावर आ गई कि मैंने टांग अड़ा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सभापति ने सत्ता का सुख 4.25 साल भोगा है। वे पहले भाजपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, निर्दलीय भी रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन्हें बड़ा दिल करके अपने साथ मिलाया। परेशान कर रहे हो आप। वो लास्ट में डिसीजन लेना भी हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो अलग बात है। बोलिए आप इससे स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करोगे ये तो काल करो साहब। बोली फिर चलो जी छोड़ा छोड़ने वाला अधिकार आपका है। आप बस्सी वाला भी नहीं छोड़ सकते। एक प्लाट की बोली दे दी, दूसरा छोड़ दिया, चलो आगे चलो। खराब करो लोगों ने।
15% मैं भी भरांगा। जो कानून में लिखा उसके हिसाब से बोलिए। तो कानून के हिसाब से लो ना। कपड़ा नहीं है जो मर्जी के लाले। अगर पावर है इनके पावर है तो हमारे पास भी पावर है। दिखा लिखी पावर दिखा लिख के दिया 15%। पावर लिख के दे 15% की मेरे पास पावर है। हम भी जानते हैं कानून 15 को नहीं 20% साइन करवा के दो। नियम है जी। मैडम आपके पास पावर है बेटा, मैडम का मैंने पावर है, पावर है क्या आपके पास? पावर सभापति द्वारा यदि मेरे खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया गया है तो वो बड़े ही निंदनीय है, क्योंकि सभापति जी के साथ मैं बीजेपी के राज से 4 साल लड़ाइयाँ लड़ी है। उनका कंधे से कंधा मिला के मैंने हमेशा साथ दिया है। चाहे कहीं पे भी किसी प्रकार की परिस्थिति हुई मैंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा, पीठ नहीं दिखाई। अब रही बात वो 3.25 साल से अपना शासन चला रहे हैं। जब 3.25 साल से 250 करोड़ की बोलियां वो बता रहे हैं कि हमने कर दी, जब 250 करोड़ की बोलियों में उपसभापति ने कभी टांग नहीं अड़ाई, तो आज उपसभापति के पास ऐसा क्या आ गया कि उपसभापति ने टांग अड़ा दी। लेकिन मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है किसी भी बात का, कि कल को कोई ये इस प्रकार के दिमाग में किसी के भी को डरता हुआ कोई नहीं बोल रहा है। मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं कल भी अकेला ही घूम रहा था और आज भी अकेला ही घूम रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे भी मेरे वार्डवासियों द्वारा जो यहाँ पे बोली देने के लिए आए हुए थे उनके द्वारा बताया गया कि सभापति जी बार बार में आपका नाम पुकार रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। तो जैसे ही मुझे सभापति जी ने दिल से याद किया मैं यहाँ पे आ गया, और जब से मैं आके बैठा हूँ लगभग आधा घंटा मैं यहाँ पे मौजूद रहा हूँ। मेरे सामने उन्होंने किसी भी प्रकार के मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। और यदि आप लोगों को या किसी अन्य व्यक्ति को उन्होंने कहा है और यदि वो कल को मीडिया में कोई ऐसी बात आती है उनके द्वारा आरोप लगाए हुए, तो उनका जवाब मैं जिस चैनल से यदि उनके आरोप लगे हैं तो मैं उसी चैनल से उनको जवाब दे दूंगा। बाकी सत्ता का सुख 4.25 साल भोगा है उन्होंने। वो पहले भाजपा में भी रहे, वो कांग्रेस में भी रहे, वो निर्दलीय भी रहे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़ा दिल करके उनको अपने साथ मिलाया। मैंने अपने घर के जो 2 वोट थे पूरे मान और सम्मान से दिए। हम 41 आदमी आए थे, 41 के 41 वोट पोल हुए। दूसरा दिन मेरा आया वाइस चेयरमैन का, चौधरी विनोद कुमार जी ने मेरा नाम निकाला, उनका मैं आज भी तहे दिल से आभारी हूँ। उस टाइम भी बहुत बड़ी राजनीति हुई थी। मेरे आपको याद होगा अभी 5 वोट क्रॉस हुए थे और 1 वोट जो था निरस्त हुआ था। तो मेरे वाले में 41 नहीं आए, इस बात का मैंने कभी विरोध नहीं किया। चाहे उन्होंने किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पे स्थापित कर दिया, मैंने उनका हमेशा साथ दिया। नहीं तो बिना किसी भी कमेटियां बनाए कोई भी आदमी पत्थर के ऊपर नाम लिखा ले, कानून में लिखा हुआ है कहीं। अब यदि उनको लग रहा है भी अनिल में कोई खामी है और उन्होंने आपके मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा है, तो उसका मैं जिस चैनल से आया फिर कह रहा हूँ उसी चैनल से जवाब दूंगा। मेरे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं तब भी घूम रहा था और आज भी शहर में घूम रहा हूँ। पहली बात तो उनका विरोध करना चाहिए भाजपा वालों ने, क्योंकि वो टिकट ही भाजपा की मांग रहे हैं, वो भाजपा के नेताओं से मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में तो उनका विरोध करना भाजपा वालों का बन रहा है। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। यदि वो बीजेपी की टिकट लेके जाते हैं तो हमारे सबसे पुराने प्रतिद्वंदी डॉक्टर साहब जिनका गणेश राज जी सफाया कर दें यदि, तो हमारे तो उस तरफ भी लड्डू हैं हाथ में। हमारे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। और रही बात आप ये जो राजनीतिक बात कर रहे होगी, इलेक्शन आ गया और वो आ गया, परसों मेरे वार्ड में चौधरी विनोद कुमार जी का मैंने स्वागत किया था। इत्तेफाक से उसमें गणेश राज जी नहीं आ पाए, तो कुछ मीडिया के बंधुओं ने या कुछ बाजार में रूमर उड़ गए कि अभी वो जी सभापति जी को बुलाया नहीं, या वो नाराज हैं या आए नहीं, या चुनाव लड़ रहे हैं इस वजह से नहीं आए।
इस तरह की अफवाहें उड़ गई, वो पेपरों में भी आ गई, लोगों ने व्हाट्सएप पे भी, हमारे जो विरोधी थे, जो ये नहीं चाहते कि मैं और वो दोनों एक मंच पे बैठें, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना। नगर परिषद पे जो आरोप लगने की बात है वो निराधार है। आज से पहले कभी बोली में ऐसा नहीं हुआ। जनता ने देखा है, ये बड़ी साफ सुथरी बोली होती है। कल कुछ उपद्रवी तत्व टाइप लोगों ने बोली जो थी 38 लाख से सीधी 57, 58, 68 लाख कर दी। क्या शहर में ऐसे एक घंटे में कोई उछाला गया रेटों? बोली का जो तरीका होता है उसको बिल्कुल ही बदल दिया और उस ब्लॉक के प्लॉट को 68 लाख करके उसी ब्लॉक में अगर दूसरे प्लॉट जायज़ रेट में बेचे गए तो उनके लिए जाके शिकायत और करते हैं, भाई जो प्लॉट है वो गलत बेचे गए। आज जो लेने वाले लोग थे, जो असल लोग लेने आते हैं प्लॉट है, उनका ये कहना था भी कोई अगर आदमी एक प्लॉट को 68 लाख तक बोली पहुंचा देता है तो आप लोगों ने जो रिजर्व प्राइस रखा है आप उस पर क्यों नहीं दे रहे। अब ये जो मनोदशा ऐसी बन गई भी, एक तरफ तो लोग बढ़ा के बोली शिकायत कर रहे हैं, एक तरफ जो जनता है वो ये कह रही है। अब नगर परिषद क्या करे ऐसे में? तो बिल्कुल कलेक्टर के पास जांच का विषय है, कलेक्टर उसमें जांच करेंगे। हमारा जनप्रतिनिधि मंडल जो है पार्षद गणों का वो कलेक्टर से मिलेगा बाकायदा, और जो गणेश राज बंसल की जो लोकप्रियता है और जो उन्होंने शहर में विकास कराए हैं उससे ज्वलित होकर, उससे ईर्ष्या होकर कुछ लोग जो है उनको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमारे पार्षद हैं वो नगर परिषद के हित में हैं और शहर का जो विकास है जनता को खुद जनता ने देखा है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ऐसा ये जो 1-2 दिन उन्होंने जो फेक बोली का प्रोग्राम चलाया है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। बाकायदा आज कलेक्टर से हम मिलके इसका समाधान करेंगे और इसका कोई नियम बना के और सुचारू रूप से बोली को दोबारा शुरू करेंगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोगों को लाभ मिल सके और नगर परिषद की आय जो है वो निरंतर उसी तरह गाड़ी जो है पटड़ी पर चल सके। नगर परिषद हनुमानगढ़ में दिनांक 21/2/2023 व दिनांक 22/2/2023 को हनुमानगढ़ जंक्शन के वाणिज्यिक व आवासीय भूखंडों की नीलामी आयोजित की गई थी। दिनांक 21 तारीख को भी 18 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब के भूखंड विक्रय किए गए हैं। आज भी नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ बोलीदाताओं द्वारा अचानक अप्रत्याशित रूप से बोली बढ़ाकर बोली दी गई, जिससे बोली आगे बढ़ नहीं पाई। वह जो मौके पर इच्छुक खरीदार पधारे थे उन्हें कुछ व्यक्तियों की वजह से निराशा हाथ लगी और नगर परिषद को भी कानूनी कारणों से उक्त बोली को निरस्त करना पड़ा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के द्वारा शिकायत दिया जाना मालूम हुआ है। उसने क्या शिकायत दी है इस बात का हमें अभी तक ज्ञान नहीं है। फाल्स बोली का तो अभी बोली की प्रक्रिया विचाराधीन है। फाल्स बोली तो कल 3 दिन का टाइम 15% राशि जमा कराने का है। अगर 15% राशि जमा नहीं होगी तभी पता लगेगा कि उनके द्वारा फाल्स बोली दी गई है। हमारे ही एक साथी के द्वारा ये सारी प्रक्रिया आयोजित करवाई जा रही है। बिल्कुल मैंने हमारे जो उपसभापति अनिल खिचड़ा उनका नाम लिया है, उन्हीं के द्वारा ये सारा उनके अपने गांव के व्यक्तियों से और अपने रिश्तेदारों से ये बोली फेक बोली दिलाई जा रही है। शहर के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। मैं लगभग हर बोली में शामिल होता हूँ और 2-4 बार मेरे पक्ष में बोली छूटी भी है, तो हम बड़ी आशावादी दृष्टि से आए थे और बड़ी एक्सरसाइज की थी हमने माता जी को, चाचा जी को, भाई, छोटे भाई को, बड़े भाई को कुछ 5, 7, 10 प्लॉट हम क्लिक किए थे और चॉइस करके हमने कहा था ये प्लॉट हमें अगर मिल जाते हैं अच्छी प्रतिस्पर्धा के अंदर तो हम उस प्रतिस्पर्धा में शामिल होकर लेने के इच्छुक थे। मतलब इन बिटवीन क्या हुआ कि भाई ये जस्टिफाई रेट नहीं आए, अनजस्टिफाई रेट आए, तो हमने कहा कि ये जो अनजस्टिफाई रेट आ रहे हैं ये तो बोगस है, सबको बाजार का पता लग रहा है। अनजस्टिफाई रेट्स के अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी के जो आदमी आता है उसको देना चाहिए तो मैटर सोल्व हो जाएगा। अगला कोई 25 लाख का जो प्लाट जस्टिफाई रेट है, किसी ने 25 लाख में लगा दिए, वो लेने के इच्छुक हो गया, उसको 1, 2, 3 हो सकती है, परंतु इमीडिएटली एक आदमी खड़ा होता है और वो उसका 40 लाख 50 लाख बोलता है तो वो दिस इज अनजस्टिफाई, ये दिखाई दे रहा है साथ में। और इस तरह से तो ये
ये नहीं चलने वाला। बोली तो पारदर्शिता बिल्कुल सही है, बोली की पारदर्शिता अपने कुछ आरोप नहीं लगा रहे। ये 200-300 आदमी खड़े हैं, सारी नगर पालिका प्रशासन खड़ी है, आप मीडिया के साथ ही खड़े हैं, खुली बोली आ रही थी, खुली बोली जा रही थी, उसमें पारदर्शिता में कोई किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 फरवरी को हनुमानगढ़ के दौरे पे आएंगे। इस संदर्भ में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 फरवरी को हनुमानगढ़ दौरे पर आएंगे। वे जंक्शन स्थित जाट भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम किसान संगत में शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का दौरा तय होने पर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर के भाजपा नेता व पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इलाके के लिए विकास की कई योजनाएं बनाई हैं। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो मेडिकल कॉलेज दिया है, वॉशिंग लाइन की स्वीकृति हुई है, ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, सीमा क्षेत्र में भारतमाला सड़क बन रही है, सभी रेलवे स्टेशन पक्के किए जा रहे हैं। संगरिया में 2.5 करोड़ व पीलीबंगा में 5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया। इन सब विकास कार्यों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हनुमानगढ़ आगमन पर 24 फरवरी को किसान संगत के जरिए धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। सांसद निहाल चंद ने कहा कि केंद्रीय बजट 25 वर्षों के लिए नई दिशा तय करने का काम करेगा। यह बजट आजादी की एक सदी पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि आज भारत सतत विकास की ओर जा रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, जो 70 साल में हम सबके लिए सौभाग्यशाली समय होगा। भारत विश्व का शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि किसान संगत सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें जिले के अग्रणी किसान व सिख समाज के नागरिक प्रधानमंत्री की ओर से किसान व सिख समाज के लिए किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से पीएम का अभिनंदन करेंगे। जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि किसान की सभी जातियां हैं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में इंदिरा गांधी नहर के जीर्णोद्धार के लिए अकल्पनीय कार्य किए हैं। किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है वह अन्य दल नहीं सोच सकते। इसके उल्टे कांग्रेस सरकार ने नहर बनने के 60 साल बाद एक मुट्ठी सीमेंट तक नहीं लगाया है। सभी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। हरिके बैराज की सफाई भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में 60 साल बाद हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता डॉक्टर राम प्रताप, गुरवीर सिंह बराड़, सांसद निहाल चंद, जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शापीणी, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पंजाबियों का उसमें हमारा एक मंत्री रहा है और कांग्रेस ने उसमें भी आमले निकाला है। तो ये सारी चीज़ों को पंजाबियों में ध्यान में रखे हुए, चाहे नेशनल माइनॉरिटी सेल हो, उसमें भी पंजाबी को मौका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे सिखों में इस बात का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे हैं। वीर बाल दिवस बहुत बड़ा मुद्दा था, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये सारे मुद्दों को लेकर के पूरा सिख संगत को धन्यवाद देना चाहता है। जो भी पत्रकार जी ने कहा कि बंदी से, मैं आपको याद दिला दूं कि भैरव सिंह की शेखावत की सरकार में सरदार गुरजंट सिंह जी के नेतृत्व में अजमेर जेल से तकरीबन 150 बंदी सिखों को छुड़वा करके पंजाब भेजा था। ये कोई पहला मौका नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जिसपे मुद्दा बनाना चाहती है, इसमें कोई गंभीरता नहीं है। और अगर गंभीर होते तो इससे पहले ये सारी पार्टियां सरकार में थी, आज तक इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। पंजाबी समाज शुरू से, दोनों जिलों का पंजाबी समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। कांग्रेस की चाल थी, कांग्रेस किसी न किसी तरीके से पंजाबी समाज को तोड़ना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि पंजाबी समाज इनके खिलाफ है। जिस मुद्दे पर वो बिलों के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके खुद के मैनिफेस्टो में वो था। जो हमने लागू किया, स्वामीनाथन रिपोर्ट की तीसरी रिपोर्ट के तीसरे चैप्टर में मेंशन्ड था। सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे किसान आगू, सबकी मांग ये थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। उसके तहत वो लाए। इनके सबके मैनिफेस्टो में था, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में था। किसानों को बरगलाने का काम किसी को कर रही थी तो कांग्रेस पार्टी कर रही थी। जो मॉडर्न APMC एक्ट पूरे देश में लागू है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर फार्मिंग का प्रोविजन है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। सिर्फ गुमराह करने के लिए सारी चालें थी। सुखा सिंह प्रताप सिंह गुरुद्वारा साहब है, बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा साहब है, सिंह सभा गुरुद्वारा साहब गंगानगर, सिंह सभा गुरुद्वारा साहब हनुमानगढ़ की तरफ से उनको सम्मान भी किया जाएगा। जो हमारे जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ है, उस टाइम से हम डेली गुरुद्वारा साहब के अंदर अरदास करते थे। जो हमारे धाम हमारे छूट गए हैं, वो उसके दर्शन दीदार के लिए जो करतारपुर साहब का कॉरिडोर बनाकर सिख संगतों को और जो गुरु नानक देव जी में आस्था रखते हैं उनको जाने का और दर्शन करने का मौका मिला। और 75 साल से बाल दिवस जो मना रहे थे नेहरू जी के नाम से, वो हमारे गुरु गोविंद सिंह के बेटे चारों साहिबजादों के नाम से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसलिए हम सिख संघ की तरफ से और जो सिखों को जहाँ सम्मान दिया गया, चुनाव के अंदर भी हमारे 5 पंजाबी जो इस बार चुनाव लड़ाए थे उन्होंने, इसके अंदर उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो सिख समाज को सम्मान मिला है, उसके लिए हम नड्डा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे।
और 24 तारीख को 11 बजे सभी जाट दर्शन पहुंचेंगे। किसान की कोई जाति नहीं होती, तो जो नहर का काम मुख्य रूप से ये सिंचाई का जिला है, दोनों जिले। अब जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे सांसद महोदय बैठे, टीटी साहब बैठे, डॉक्टर साहब सिंचाई मंत्री थे, जो अकल्पनीय काम खुद हमने किसानों ने नहीं सोचा था कि इस तरह नहर की मरम्मत होकर दोबारा नहर बन जाएगी, तो किसान हितमय काम। और जो पंजाब पार्ट है उसके लिए 2000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, गडकरी जी ने तुरंत स्वीकृत कर दिए कि वास्तव में किसानों की अगर कोई समस्या है, राजस्थान के किसानों की समस्या है, तो आज 2000 करोड़ स्वीकृत हुए। उसी के हिसाब से ये बंदी के दौरान इस वर्ष हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो किसान में हम सब किसानों की जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है वो अन्य दल नहीं सोचती। 60 साल की नहर बनने के बाद एक मुट्ठी सीमेंट इन्होंने नहीं लगाई। ये तो आपके सामने सारी जगह आपने देखा है कि 60 साल के बाद सारे प्रोजेक्ट रोके हुए। हरीके बैराज की सफाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई 60 साल के बाद। कोई ऊपर नीचे से नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जिले से लेकर प्रदेश तक की और प्रदेश की कमेटी हमारी बनी है। किसको पार्टी की सदस्यता दिलवानी है, किसको नहीं दिलवानी। तो ये नड्डा जी का एक कार्यक्रम व्यक्तिगत उनका कार्यक्रम है 23 तारीख को, और 24 तारीख का ये कार्यक्रम है। कोई ज्वाइन का कोई कार्यक्रम नहीं। 24 तारीख के दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश सिंह नड्डा के स्वागत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ एक कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं, और जिसमें केंद्र की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जो आज अमृतकाल के दौरान इस देश को जो बजट दिया है, वो गांव के गरीब तक, गांव के अंतिम छोर तक और हर समाज के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए हम लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भारत सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था वाला देश बन रहा है। आने वाले समय में, इस सदी के अंत से पहले, भारत विश्व का एक शक्तिशाली देश, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली देश बनेगा। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और मेरे क्षेत्र की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आज भारत की जो विकास की दर है वो कोरोना काल के होते हुए भी 7% है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम सब लोग मिलके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग स्वागत करेंगे। 24 तारीख के दिन प्रातःकाल 11 बजे जाट भवन में सभी किसान बंधु स्वागत करेंगे। 24 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हनुमानगढ़ प्रवास पर रहेंगे, और उसके दौरान जो किसानों के लिए, जो हमारे सिख समाज के लिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चाहे करतारपुर कॉरिडोर साहब हो, चाहे बाल दिवस मनाने की बात हो, और चाहे कोई किसान के हित में जो बातें हों, उनका धन्यवाद करने के लिए किसान संगत कार्यक्रम 24 तारीख को 11 बजे जाट भवन में रहेगा। और ये केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं, इस जिले के सभी अग्रणी किसान, अग्रणी सिख बंधु, चाहे वो किसी भी सेवाओं में हो, चाहे सरकारी सेवाओं में हो, चाहे एडवोकेट हो, सभी बुद्धिजीवी मिलकर जो प्रधानमंत्री जी ने जो इस समाज के लिए, जो किसान के लिए किया है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करेंगे, और उनके मार्फत माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करेंगे। जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार ने आज टाउन स्थित वार्ड नंबर 32 सूर्यनगर में जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया। टाउन शहर के वार्ड नंबर 32 सूर्यनगर गली नंबर 2 स्थित सामुदायिक भवन में बुधवार को जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर राज्य मंत्री पवन गोदारा ने कहा कि राजस्थान की सरकार हर आदमी की सामाजिक सुरक्षा के लिए संवेदनशील है। किसी भी व्यक्ति पर बीमारी का साया पड़ता है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो उस व्यक्ति का
सहारा बनती है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का लाभ दिया है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में भी इलाज करवाएगा तो उसका खर्चा भी सरकार देगी। दूसरे राज्य में अंग प्रत्यारोपण करवाने पर प्रदेश सरकार उसका खर्चा देगी। इसके साथ दुर्घटना बीमा भी 10 लाख रुपए तक का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से 2019 में यह योजना शुरू की गई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि अर्बन हेल्थ पर राजस्थान सरकार काम करेगी। इसके तहत पूरे राजस्थान में करीब 150 जनता क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया था। विधायक के प्रयासों से 2 जनता क्लिनिक हनुमानगढ़ को मिले हैं। इनमें एक टाउन व दूसरा जंक्शन के शहरी क्षेत्र में खुलेगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में मिलता है कि अगर हम छोटी मोटी चीज के लिए जिला अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही चिकित्सकों सहित समस्त स्टाफ पर काम का अतिभार होता है। वहाँ लंबी लाइन में देर तक खड़ा रहना पड़ता है। इन हालातों में हमारे लिए इस तरह के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बहुत ज्यादा मददगार होंगे। छोटे स्तर की करीब 80% मेडिकल समस्या इन केंद्रों से दूर हो सकेगी और जिला अस्पताल पर भार कम होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह जनता क्लिनिक मोहल्ले वासियों के लिए बहुत बड़ी देन साबित होगा। उन्हें अपने घर के बाहर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि CSC सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही रिक्त पद भरकर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस जनता क्लिनिक में NGO के माध्यम से 7 लोगों के स्टाफ की व्यवस्था की गई है, इसलिए इस क्लिनिक पर स्टाफ की कमी नहीं खलेगी। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त स्टाफ या संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। जिला कलेक्टर ने चिरंजीवी योजना में शहरी क्षेत्र के नागरिकों का कम पंजीयन होने की बात रखते हुए आग्रह किया कि शहरी क्षेत्र के नागरिक अधिकाधिक संख्या में इस योजना में पंजीयन करवाएं। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से हनुमानगढ़ में किए गए कार्यों की कड़ी में जनता क्लिनिक एक और कदम है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। जंक्शन की कैनाल कॉलोनी में हॉस्पिटल की स्वीकृति, जिला अस्पताल में 200 बेड बनाने की स्वीकृति सहित चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ को कई सौगातें दी है। इससे जनप्रतिनिधियों को चिकित्सा सुविधा के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस तरह के क्लिनिक खुलने से जिला अस्पताल पर भार कम होगा। वार्ड वासियों को अपने वार्ड में ही बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस मौके पर वार्ड पार्षद श्रीमती मंजू ढाका, जितेंद्र जैन, डॉक्टर OP चाहर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं सारी हॉस्पिटल में गयो मिलन है तो मैं ताऊजी ताऊजी थे किया है हॉस्पिटल क्या बेटा लगता है सरकार को मैं तो बताऊँ तो ही रहे पर्ची ले गए और 10 एडमिट 3 लाख रुपये में गुड्डा को इलाज कराएगा, 15 दिन की दवाई भी मेरे संगे कर दी। तो आप सोच का भी इसी कोई गवर्नमेंट की योजना आज के और मेरी घर में भी बात करना है राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार और राजस्थान स्टेट है ना चिकित्सा का मांग 1 नंबर को लेकर 10 नंबर तक तो राजस्थान है और 11वें नंबर के ऊपर कोई दूसरी स्टेट हो रही। इतनी तो मतलब सुविधा कोई स्टेट में बोली उसके हरियाणा का लोग पंजाब का लोग मैं तरस है कि हमारा भी जनआधार कार्ड हुआ तो मैं भी इलाज आने करा तो मैं धन्यवाद दूँ अशोक गहलोत जी को। पूरे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर साहब ने 150 ऐसे क्लिनिक खुलवाए हैं जिसमें हनुमानगढ़ को 2 मिले हैं, एक टाउन में और एक जंक्शन में। तो हमारा जिला जो है इसका लाभ लेगा। आप देखते हैं कि हर चीज़ के लिए, छोटी मोटी चीज़ के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हम जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लोड होता है, डॉक्टर्स के ऊपर भी, स्टाफ के ऊपर भी, नर्सेस पे भी। तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जैसे वायरल चल रहा है तो छोटी मोटी आपको दवाई चाहिए, आपको ज़ुकाम की, खांसी की, या आपको अगर और कोई काम है तो बुखार है उसके लिए दवाई चाहिए। फिर क्या होता है कि बच्चों का टीकाकरण है, वो भी एक ऐसा काम है जिसके लिए आप नहीं चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके लंबी लंबी लाइनों में खड़े हों। तो हमारे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग साथी हैं जो आसपास यहाँ पे अलग अलग वार्डों में रहते हैं, अपना BP चेक करवाना चाहते हैं, अपना जो डायबिटीज़ है उसको चेकअप कराना चाहते हैं। तो 80% जो हमारा बेसिकली मेडिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो छोटे स्तर की हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको हम कहते हैं उसकी हैं। तो उसके लिए नहीं हम ना सरकार ऐसा चाह रही है ना हम ऐसा चाह रहे हैं कि लोग जो है हर चीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं या हर चीज़ के लिए किसी प्राइवेट संस्थान के पास जाएं। तो ये जो हमारी आम बीमारियां हैं वो घर के पास ही रिजॉल्व हो जाए। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह चुनी गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी देन साबित होगी। इसके अंदर ऑलरेडी 7 लोगों का स्टाफ हमने लगा दिया है और मैं आपसे कमिट कर रही हूँ कि इसमें आपको कोई भी और स्टाफ की एक्स्ट्रा आवश्यकता हो या आपको कोई और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत हो या किसी भी कार्य की ज़रूरत हो, आप अगर हमें बताएंगे तो CMHO साहब और PMO साहब को ये मैं डायरेक्शन अभी इसी मंथ से दे रही हूँ कि वो हमारी जो RMRS बैठक होती है या DHS बैठक होती है उसमें हमसे अप्रूव करा लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। राजस्थान की सरकार ने
हर आदमी के सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजनाएं हैं सबको लेकर इतनी संवेदनशीलता दिखाई है। चिरंजीवी योजना किसी भी आदमी पर अगर कोई बीमारी का साया पड़ता है तो चिरंजीवी योजना ही एकमात्र ऐसी योजना है जो उसका सहारा बनती है। पूरे विश्व, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने 25 लाख रुपए तक की इस योजना में लाभ दिया है। अब तो अगर कोई लंदन में भी इलाज कराएगा तो उसका खर्चा भी सरकार देगी। दूसरे राज्य में अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा तो उसका खर्चा भी सरकार देगी। इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का कर दिया। तो मैं कहूँगा कि राजस्थान की सरकार ने हर वर्ग को, कर्मचारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है, कर्मचारियों के लिए ओपीएस की योजना लागू की, हर वर्ग का ध्यान रखा। अब कांग्रेस के साथी जो मौजूद हैं, इसके अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं उनसे मेरा आग्रह भी रहेगा कि जिस पर कलेक्टर साहब ने बोला कि चिरंजीवी योजना का आप फ़ायदा पहुँचाएं, उसके साथ साथ दूसरी योजनाएं भी हैं उनका भी हम प्रचार प्रसार करें, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में चुनाव का माहौल भी रहेगा। योजनाओं का लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसका हमारा प्रयास रहना चाहिए। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019 में ये योजना शुरू की थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि अर्बन हेल्थ के ऊपर राजस्थान सरकार काम करेगी। उसके तहत जनता क्लिनिक्स जो हैं ये डिसाइड किया गया था कि पूरे राजस्थान में खोली जाएंगी। तो पूरे राजस्थान में करीबन 150 जनता क्लिनिक खोलने का फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लिया गया। उसमें विधायक महोदय की लगन से 2 जनता क्लिनिक हनुमानगढ़ को मिली हैं, जिसमें एक टाउन में होगी और एक जंक्शन में होगी। उसका आज उद्घाटन था और उसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जहाँ भी स्टाफ की आवश्यकता है वहाँ के लिए हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रखा है कि वो जल्दी से जल्दी उसको भरें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हम जल्द से जल्द कर लेंगे। यहाँ पे जितना भी स्टाफ है हमने एनजीओ के बेसिस से लिया है, तो यहाँ पे कभी भी स्टाफ की शॉर्टेज नहीं मिलेगी। आज इस मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। ये कार्यक्रम बड़ा शानदार कार्यक्रम हुआ है, बड़े खुश है, वार्डवासी बड़े प्रसन्न है। और सरकार ने जो हनुमानगढ़ के लिए जो कार्य किए हैं अशोक गहलोत जी ने, उनके आगे एक नया एक कदम है। ये मेडिकल कॉलेज और जो कैनाल कॉलोनी में हॉस्पिटल की स्वीकृति, 200 बेड और स्वीकृति टाउन के हॉस्पिटल के लिए, उसको और बढ़ावा देते हुए एक कदम है। और जैसे कलेक्टर महोदय ने कहा, ये सैटेलाइट हॉस्पिटल से डेवलप कर रहे हैं ताकि जो मेन हॉस्पिटल है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उस पर लोड कम हो, प्रेशर कम हो, और लोगों को अपने घर के पास ही, कम्युनिटी की जो अपने वार्ड के अंदर ही उनको चिकित्सा सुविधा मिले। कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग का, हर व्यक्ति का ध्यान रखा है, विशेषकर हनुमानगढ़ की जनता के लिए। तो राजस्थान सरकार ने, आप देखें कि इस बजट में स्पिनिंग मिल जो हनुमानगढ़ की आन बान शान की प्रतीक थी, उसको खोल दिया। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो राजकीय नशा मुक्ति केंद्र हनुमानगढ़ में खोलने का काम किया। और जो जनता क्लिनिक है तो निश्चित तौर पर हर आदमी के लिए फायदे की चीज़ है कि उसको छोटी मोटी चीज़ के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल दिए गए, नर्सिंग कॉलेज हर जिले में खोल दिए गए कि अगर कोई बड़ी गंभीर बीमारी है तो मेडिकल कॉलेज जिले में होने से अब आप यहाँ देखें कि चिरंजीवी योजना इतनी बड़ी योजना है कि राजस्थान तो छोड़ो, पंजाब हरियाणा के लोग राजस्थान में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। राजस्थान की चिकित्सा सुविधा निश्चित तौर पर देश ही नहीं पूरे विश्व भर में राजस्थान की सरकार की चिरंजीवी योजना इसकी तारीफ हो रही है। तो राजस्थान की सरकार ने हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान रखा है। विशेषकर हनुमानगढ़ जिले के अंदर तो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिसने जो मांगा उसको वो दिया। तो मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चिरंजीवी योजना का लाभ उठाएं, इसमें पंजीकरण कराएं, जिससे उनके परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो सके। कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा दिया, हर वर्ग का ध्यान रखा। हमारा जो आयोग है, मेरा आयोग है, वो ऋण वितरण करने का काम करता है। तो ऋण वितरण का काम का जो पोर्टल भी 28 फरवरी तक खुला है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा,
बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। नगर परिषद पर भूखंड नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर परिषद द्वारा भूखंडों की नीलामी में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ की करोड़ों रुपए की भूमि आए दिन नीलाम कर रहा है, मगर इसमें नियमों की पालना नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि यह तथ्यात्मक प्रूफ है कि एक ही ब्लॉक में एक प्लॉट 30 लाख रुपए का बेचा जा रहा है और उसी ब्लॉक में दूसरे प्लॉट को 60-60 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाया कि नगर परिषद की बेशकीमती भूमि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में लूटने और लुटाने का माहौल बना हुआ है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि F ब्लॉक में 30x60 की दुकान 51 नंबर दुकान 51 लाख की और 52 नंबर दुकान मात्र 30 लाख रुपए की बोली पर बेची गई है। इसी प्रकार 53 नंबर दुकान 33 लाख रुपए में विक्रय की गई है। यानी एक ही सीरीज में एकदम चिपती चिपती तीनों दुकानें अलग अलग दामों पर विक्रय की गई है। इससे साबित होता है कि नीलामी प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार भविष्य में नगर परिषद की बेशकीमती भूमि को औने पौने दामों पर न लुटाया जाए, इसके लिए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है। आज कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि जो नगर परिषद द्वारा जो दुकानों की नीलामी की जा रही है उसमें भारी अनियमितताएं की गई। एक ही ब्लॉक में एक प्लॉट 30 लाख रुपए का और एक प्लॉट 60 लाख रुपए का, एक ही सीरीज में। तो जो इस तरह से जो इस नगर पालिका की नगर परिषद की बेशकीमती भूमि जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है, नगर परिषद इस बेशकीमती भूमि को जो लुटाने का प्रयास कर रही है और लूटने का प्रयास कर रही है, उसके बाबत हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में जैसे F ब्लॉक में 30x60 की दुकान है, 51 नंबर 51 लाख की है और 52 लाख 31 लाख की और 53 नंबर दुकान 33 लाख की। यानी एक ही सीरीज में 3 दुकान, एक दुकान 51 की और 2 30 लाख की। इससे ये साबित होता है कि इसमें भारी अनियमितताएं हो रही है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार ये अनेक आपको ज्ञापन के मार्फत ज्ञापन की कॉपी आपको भी उपलब्ध होगी। तो जो नगर परिषद इस दुकानों की नीलामी में जो भारी अनियमितताएं और भ्रष्टाचार कर रही है, उसके विरुद्ध हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और नीलामी तुरंत रोकने के आदेश फरमाने की हमने उनसे निवेदन किया है। गांव अराइयां वाली ढाणी में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर 2 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में घायल 2 लोगों को टाउन स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टाउन थाना क्षेत्र के गांव अराइयावाली में देर रात्रि को कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। शोर शराबा सुनकर ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। उपचाराधीन घायल सुनील पुत्र बनवारी लाल नायक उम्र 28 वर्ष व सत्यानंद पुत्र बनवारी लाल नायक उम्र 36 वर्ष निवासी अराइयावाली के रिश्तेदारों ने बताया कि कुछ लोग उनके घर में आए और पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे भाइयों पे 2 भाई है, उन पे हमला किया गया जी। एक का नाम सुनील है जी, उस पे तो मतलब मारने का इरादा था। दूसरा भाई छुटाने आया तो उस पे कापों से मतलब हथियार वारदात की गई है। मारने वाले शाम के पड़ोसी है जी, बाकी अदरवाइज उनके भाई बुई है जो भी है। इसके तो एक तो लट्ठो लुटो से और जो कप्पो कुप्पो होता है उससे हथियार पे वार किया गया। बीच बचाव के अकेलों के देख के सर इनको भी डालिया जो बड़े भाई है छुटाने को, दूसरे भी मतलब वारदात की गई है। कितनों के 2 जनों के आपके सामने है जो घायल है। एक तो बिल्कुल घायल है, उसको तो मरने का इरादा था। बड़ा भाई जैसे
पड़ोस में मासी के घर के पे मौत हुई है, वहाँ गया था तो पता चला, जब आया तो उसको भी घायल कर दिया टट्ठों से मार कर। वो अब मांग तो इंसाफ की है जी, और क्या करते हैं। बुधवार को अग्रवाल समाज समिति की महिला विंग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। अग्रवाल समाज समिति महिला विंग की एक बैठक आज सुनीता अग्रवाल की अध्यक्षता में जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए उपाध्यक्ष पद पर श्रीमती कमलेश गर्ग, सचिव पद पर श्रीमती रेणु सिंगला, सह सचिव पद पर श्रीमती अंजलि बंसल, संगठन मंत्री श्रीमती रिंकल गर्ग, विधि मंत्री श्रीमती सरोज अग्रवाल, सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती मीना मित्तल, सांस्कृतिक मंत्री श्रीमती ममता तायल तथा कार्यकारिणी का सदस्य श्रीमती संतोष बंसल को बनाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अग्रवाल समाज समिति महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता अग्रवाल ने बताया कि नई कार्यकारिणी के पदाधिकारी अग्रवाल समाज समिति द्वारा अग्रवाल समाज के लिए किए जा रहे जनहित के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी होली के त्योहार पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अग्रवाल समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित आदि करने का भी विचार किया जा रहा है। आज महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है और विभिन्न पदों पर उनकी नियुक्ति हुई है, जिसमें उपाध्यक्ष श्रीमती कमलेश गर्ग को बनाया गया है, सचिव श्रीमती रेणु सिंगला, सह सचिव अंजलि बंसल को बनाया गया है और संगठन मंत्री रिंकल गर्ग, विधि मंत्री श्रीमती सरोज अग्रवाल और अन्य विभिन्न पदों को सदस्य पर नियुक्त किया गया है। और उसमें सांस्कृतिक मंत्री नाम से भी 2 पद मैंने सर्जित इसमें किए हैं और समाज समिति के सहयोग से ये सारे सर्वसहमति से ये लिस्ट बनाई गई है, कार्यकारिणी की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही जो अग्रवाल समाज समिति के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं हैं, उनको महिला समिति के द्वारा समाज के ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। और जिसके अंतर्गत है वृद्धा पेंशन हो गई, वृद्ध SI पेंशन हो गई, निर्धन बच्चों की शिक्षा में मदद, गरीब कन्याओं का विवाह है और भी अन्य कई योजनाएं हैं जिनका लाभ समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य महिला समिति करेगी। और इसके साथ ही सांस्कृतिक और परंपराओं को जीवंत बनाए रखने के लिए, युवा पीढ़ी में उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन महिला समिति करती रहेगी। जी, होली स्नेह मिलन का प्रोग्राम रविवार का तय किया गया है आज मीटिंग में, और उस पर सभी जो कार्यकारिणी मेंबर है उसको ये होली स्नेह मिलन को नज़दीक देखते हुए आज बड़ा प्रोग्राम नहीं किया गया है और उसमें समारोह में सभी मेंबर को, कार्यकारिणी मेंबर को प्रमाण पत्र वगैरह देके प्रदान किए जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।